हमारे बीच में पूनम पंडित कांग्रेस की प्रतिनिधि बनकर आज आई है, जो किसान युवा नेता भी रही है और चुनाव भी लड़ी है। और कांग्रेस के बहुत सारे लोग कश्मीर में उड़ गए हैं, इसलिए आज वो धरातल की देखा यहाँ पधारी है। हमारे बीच में तेजिंदर विर्क आए हैं, जो समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधि हैं। तो आज लखीमपुर खीरी हिंसा के आघात भुगतने वाले पर फिर भी जिंदा शहीद कहे जाने वाले तेजिंदर सिंह के लिए भी तालियों की गड़गड़ाहट हो। हमारे बीच में दीपांकर भट्टाचार्य आए हैं, जो CPI-ML मतलब भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, जो मार्क्स और लेनिन दोनों को मानती है और बिहार में कई सारी सीटें जीत चुकी है, क्योंकि उन्होंने हर बार ग्रामीण क्षेत्र की हर समस्या पर अपनी स्पष्ट भूमिका रखी है। नहीं धर्म और जाति में विभाजन का कभी भी साथ समर्थन दिया है। जोरदार तालियां हो जाए। हमारे बीच में अजित शाह आए हैं, जो स्वराज इंडिया के योगेंद्र यादव जी के साथी हैं और योगेंद्र यादव जी कश्मीर पहुंचे हैं। अजित शाह पदाधिकारी के रूप में यहाँ पधारे हैं। तालियां हो जाए। हमारे बीच में एनी राजा, जो वैसे देखे तो महिला संग्राम की नेता है, लेकिन आज वो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की प्रतिनिधि बनकर आई है। नहीं तो महिलाओं को अवकाश मिलना चाहिए, इसके लिए एनी और हमको किसान आंदोलन में भी लड़ना पड़ा है। पर आज महिला शक्ति आई है, महिला शक्ति आई है, और नारी के सहभाग बिना हर बदलाव अधूरा है। नारी के सहभाग बिना। हमारे बीच में सिस्टर स्नेहा आई है, जो बहुजन समाज पार्टी की तरफ से है। स्वागत करें। जाति भेद छोड़ो, दिलों को जोड़ो। जाति भेद छोड़ो, दिलों को जोड़ो। हमारी बम्बई के हो या सीतापुर के हो या मनरेगा यूनियन की वाराणसी की हो, जो महिलाएं आई हैं, वो महिला के दिल में जो मातृत्व है, उस मातृत्व के आधार पर कर्तृत्व दिखाते हुए आज सिस्टर स्नेहा को भी अभिवादन करते हैं। और हमारे बीच में सांसद महोदय तृणमूल कांग्रेस के मोहम्मद नदीमुल हक जी आए हैं। जोरदार तालियों के साथ उनका भी स्वागत करें। और भी कुछ राजनेता यहाँ पधारेंगे शायद, लेकिन आपके सामने जो बातें रखी हैं वो हम लोग उनके सामने थोड़ी से रखने की चाहत रखते हैं। आप मंजूर करते हैं? शांति से सुनेंगे आखिर तक, कोई बीच में उठेगा नहीं, बराबर है? हाथ उठेगा जरूर, नारा देंगे जरूर, लेकिन यहाँ से उठकर नहीं जाएंगे। साथियों, आज हमारी जो अभियान की समारोह की एक प्रकार से बात है, वो समारोह हमारे अभियान का हो सकता है, जो 2 अक्टूबर से चला है। करीबन 250 जिलों में 75 किलोमीटर की यात्राएं निकाली है, लेकिन उसके आगे आंदोलन तक ले जाने की ख्वाहिश लेकर आज ये जन आंदोलनों की ताकत यहाँ एकत्रित हुई है। और ये अभियान में नफरत छोड़ो की बात क्यों उठा रहे हैं, आप जानते ही हैं, उस आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है। पर आज संविधान के प्रेम करने वाले ही नहीं, संविधान पे हाथ पर शपथ लेने वाले ही नहीं, संवैधानिक अधिकार को, हर मूल्य को, हर सिद्धांत को, हर बुनियादी अधिकार को मानकर अपनी अपनी तरफ से उसके लिए जनशक्ति को लेकर परिवर्तन लाने के प्रति कटिबद्ध ऐसे राजनेताओं के सामने ही हम लोग आज बैठे हैं। और इसलिए हम चाहते हैं कि आप भी कहिए कि क्या संविधान बच सकता है या नहीं, और बच सकता है तो कैसे। क्योंकि अगर समाजवाद जो 1976 में संविधान में आया मूल्य है, केवल एक शब्द नहीं, और सर्वधर्म समभाव या धर्मनिरपेक्षता जो जाति में नहीं राजनीति में भी होनी चाहिए, तो उसको निकालने के लिए, सुनिए भाई कान खोलकर, उसको निकाल के लिए केंद्र सरकार में जो पार्टी बैठी है, उनके नुमाइंदों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। तो मीडिया वाले जो पूछते हैं कि संविधान कैसे खतरे में है, हमको कुछ कहने की जरूरत नहीं होती है। तो ये संविधान खतरे में है, पर आज खतरा भुगत रहे हैं लोग, हमारी बहनें, हमारे किसान, हमारे मजदूर, जो कल कारखानों में काम करने वाले, चित्तरंजन लोकोमोटिव के बंगाल के हो या सेंचुरी मिल्स के कुमार मंगलम बिरला के कारण आज बेरोजगार किए गए हो, फर्जीवाड़े के साथ, निजीकरण के साथ जो रोजगार खत्म कर
श्रमिकों के, उन पूंजीपतियों के सामने लड़ने वाले लोग भी यहाँ आए हैं। और इसलिए हम चाहते हैं कि संविधान में अनुच्छेद 43 में जो रोजगार का अधिकार दिया है वो बुनियादी अधिकार हम मानते हैं। उसके लिए कौन सा उद्योगीकरण होना चाहिए? हम कहते हैं विकेंद्रित। आप कहिए क्या होना चाहिए रोजगार बचाने के लिए? 2 करोड़ को रोजगार तो मिला नहीं, और जल जंगल जमीन पर जीने वालों का रोजगार तो छीना जा रहा है। वो किसान है जो घाटे के सौदे में आत्महत्या नहीं कर रहे, उनकी हत्या की जा रही है व्यवस्था के द्वारा। तो किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। आज हम देख रहे हैं कि किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य, न्यूनतम कम से कम वो भी नहीं मिलता है। तो किसान पलायन कर करके गरीब बस्तियों में आ जाते हैं, नाले के किनारे मच्छरों के बीच सोते हैं, और फिर जो ऊंची हाई राइज बिल्डिंग बांधते हैं उनको कैसे जीना पड़ता है अपने बच्चों को छोड़कर, अपने माँ बाप से रिश्ता तोड़कर। तो ये बात सब हो रही है। ऐसी स्थिति में जल जंगल जमीन बचाने की जब बात है तो उसके लिए लड़ने वाले उड़ीसा के नियमगिरी आंदोलन के, जिसके तहत प्रफुल्ल सामंतराय जी, लिंगराज आजाद जी सब लड़े, तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया कि ग्राम सभा की सहमति के बिना वेदांत कंपनी नहीं वहां आ सकती है। तो सभी ग्राम सभाओं ने हकाल दिया वेदांत को। आज भी उनकी घुसपैठ जारी है। तो कोरापुट में हो कि बोलांगीर में हो कि कलहंडी में हो, सब जगह आज आदिवासियों को भी लड़ना पड़ रहा है। तो जल जंगल जमीन किसकी है? जल जंगल जमीन किसकी है? जो साथी खड़े हैं देख रहे हैं, उनको हाथ उठाने से किसी ने रोका तो नहीं है, लेकिन ये जमीन जो धरातल है, जो अन्न सुरक्षा का आधार है, उसका आज उपयोग मॉल और उद्योगपतियों के नए नए प्लान्स और सपने कायम करने के लिए दी जा रही है। संसद भवन नया बन रहा है, उस पर 22,000 करोड़ क्या 50,000 करोड़ तक जाएगा, उतना खर्चा किया जा रहा है। इस बजट में वो दिखेगा नहीं। 2 बजट के बीच में कई सारे निर्णय आते हैं और पैसा कहा जाता है, जमीन कहा जाती है, और जंगल हद साहब। अभी जो संसद शुरू होगी उस सत्र में शायद 2022 में बने 1980 के वन सुरक्षा कानून के नए नियम रखे जाने वाले हैं। एक बाजू पेशा कानून, शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश में नियम जाहिर करके कहते हैं कि हमने लाया, बिरसा मुंडा और टंट्या भील के पुतले खड़े करते हैं। पर आज टंट्या भील अगर होते तो क्या करते? अडानी अंबानी के खजाने लूटते, जैसे ब्रिटिशों के खजाने लूटते थे और गरीबों को बांट देते थे। लेकिन ये एक बाजू पेशा कानून की बात बहुत प्रचार प्रसार में ला रहे हैं, और दूसरी बाजू ये जो नए नियम रखे जा रहे हैं उसके अनुसार ग्राम सभा को पूछे बिना जंगल की हजारों एकड़ जमीन भी बाबा रामदेव हो या अडानी हो, किसी भी कंपनी को दी जा सकेगी। ये इतने खतरनाक स्थिति है कि अगर जंगल खत्म हुआ तो कोरोना क्या कितने वायरस आएंगे ये हम जानते हुए भी जंगल को खत्म करते हैं एक बाजू। चाहे छत्तीसगढ़ में हो, चाहे मध्य प्रदेश में हो, हमको लड़ना पड़ रहा है। तो आज वो भी साथी आए हैं और अन्य गरीबों को वन भूमि के नाम पर हटाया जाता है, जिनको वन भूमि के वन विभाग के कर्मचारियों ने ही लूटा 10 सालों से। तो हम लोग सब इस संघर्ष के साथ हैं और हम देखते हैं कि यूपी के सीतापुर की महिलाएं आई है जो संगठन की है। हम इनको खास सम्मानित करने वाले हैं, लेकिन वो भी लड़ती है किसान मजदूरों के लिए। तो कितने संगठनों के मैं नाम ले लूं? मैं बस यही कहती हूँ कि आज संविधान के तहत जब ये साफ लिखा गया है अनुच्छेद 39 में कि मुट्ठी भरों के हाथ में संपत्ति केंद्रित नहीं हो, तो भी गौतम अडानी रोज की कमाई 1600 करोड़ रुपया कैसे पाते हैं? सबसे ज्यादा कर्ज उनको ही बैंक से कैसे मिलता है? और कर्ज माफी ऐसे बड़े उद्योगपतियों की होती है और किसानों की नहीं मिलती है। ये हमें मंजूर नहीं है। पर इन मुद्दों पर लड़ते हुए हम जो जाति और धर्म के नाम पर बंटवारा भुगत रहे हैं उसके खिलाफ खास करके ये अभियान है। खुदाई खिदमतगार जैसे संगठनों की पूरी ताकत इसमें लगी है। हम सब लोगों को हर गांव में जो घुसपैठ हो रही है उसको रोकते रोकते एकजुटता के साथ जो
पाते रहे हैं आज तक, उसको आगे ले जाना जब चुनौती बन जाती है तब आप जैसे लोगों की भी साथ जरूरी होती है। हम लोग जानते हैं कि चुनाव आते हैं जाते हैं, पर हम चुनाव नहीं केवल चुनौती को सामने रखकर आंदोलन चलाते हैं। तो हम चुनाव ही केवल नहीं चुनौती लेने वाले लोग हैं, और चुनाव में उतरकर अपना अपना अवकाश पाने वाले जो नेतागण यहाँ आए हैं, उनको हमारा यही सवाल है कि आप क्या चाहते हैं? क्या आप सब लोग समन्वय के साथ जो नफरत फैलाने वाले, जो संविधान को चलने वाले हैं, उनको चुनौती दे पाएंगे? कि आपके बीच में भी मनमुटाव है, हम इंसानों के बीच का मनमुटाव मिटाने का तो ज्यादा ख्वाहिश और विश्वास रखते हैं, पर राजनीतिक दलों के बीच का मनमुटाव और दूरियां हम कैसे निपट सकेंगे, ये हम नहीं जानते हैं। हम अपेक्षा करते हैं कि आप ही इस बात को स्पष्ट करें। और जब ईवीएम की मशीन हो, पैसा हो इलेक्टोरल बॉन्ड से आया हुआ, मीडिया हो या माफिया हो, ये सब चुनाव पर असर डाल रहे हैं, तो उसके बारे में भी आपका क्या कहना है? आपकी क्या भूमिका है, ये हम जानना चाहते हैं। आपकी क्या भूमिका है औद्योगिकरण के बारे में? ये तो मैंने पूछा ही, पर आपकी क्या भूमिका है निजीकरण, वैश्वीकरण और उदारीकरण की पूरी अर्थनीति के बारे में? ये भी हम जानना चाहते हैं, क्योंकि माफ करना, अलग अलग पार्टियों के सामने हमको लड़ना पड़ता है। जो पार्टी जहाँ सत्ता में आती है वो अगर अडानी के साथ हाथ मिलाव करती है तो हमको सामने खड़े रहने बिना कोई रास्ता नहीं रहता। राहुल गांधी जी की यात्रा को हमने समर्थन दिया, क्योंकि नफरत छोड़े तो ही भारत जोड़ सकेंगे, ये हम जानते हैं। लेकिन राहुल जी ने भी हमारी चर्चा में साफ कहा कि यात्रा से तो जादू नहीं होने वाली है, और अगर हम लोग कम पड़ गए, अगर हमारी गलती हुई, तो आप जैसे लोग भी सामने खड़े होंगे, ये भी मैं जानता हूँ। हमने कहा बिल्कुल बिल्कुल, हमारी यही बात है कि जहाँ अन्याय होगा, जहाँ अत्याचार होगा, वहाँ हम खड़े होंगे। अगर बिल्कुल बानू के माँ पर बलात्कार, खुद पर बलात्कार, 3 साल के बच्चे को वहाँ तो के मारना, और 13 लोगों की परिवार में हत्या होती है, और फिर भी अपराधियों को छोड़ा जाता है। और जो सामाजिक कार्यकर्ता है, जो यूएपीए एक्ट और झूठे प्रकरणों में आज भी जेल में डाले गए हैं, उनको नहीं छोड़ा जाता है, गैर कानूनी रूप से बंद रखा जाता है, तो हम लोग इस हिंसा का विरोध करते हैं। हम राजस्थान में दलित बच्चे की पानी पीने के कारण जो हत्या हुई, उसकी प्यास नहीं बुझने दी, तो हम लोग उसके अभी धिक्कार करते हैं। तो दलित, आदिवासी सभी इंसान हैं, माइनॉरिटी जिनको कहते हैं वो भी इंसान है, इसलिए हम सब एक हैं, हम सब एक हैं। तो ये एकता के साथ आज यहाँ जुटे हुए लोग, आज राजनीतिक दलों के बहुत वरिष्ठ साथी यहाँ आए हैं, उनको सुनेंगे, और हम लोगों के सभी मुद्दे जो सुबह से आपने रखे हैं, उनको एकत्रित करके हमारा जो संकल्प पत्र है